खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। नाकेबंदी के दौरान करीब 17 लाख की राशि की जब्त। एक्सप्रेसवे के पिनान नाके पर हुई कार्यवाही। चुनाव के चलते कैश और शराब पर जारी है पैनी नजर। भूपेंद्र यादव ने कहा, मोदी की गारंटी के साथ खड़ा है अलवर। ATL से बातचीत में भरपूर विकास का किया दावा। वहीं अलवर ग्रामीण क्षेत्र में चला सघन जनसंपर्क का दौर। गुड फ्राइडे पर सिर्फ 2 घंटे की OPD से बेहाल हुए मरीज। दवा वितरण काउंटर पर भी लगी लंबी कतार। और मौत पर शोक जताने जाते दंपति की सड़क हादसे में गई जान। सदर थाना क्षेत्र के पापड़ी स्टैंड पर हुआ हादसा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब और कैश पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मध्य पिनान नाके पर राजगढ़ पुलिस टीम ने एक स्कॉर्पियो से 16,98,000 की नकदी सहित वाहन जब्त किया है। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाशी ली गई। इस दौरान मिली राशि को लेकर चालक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसे में उक्त राशि का चुनाव के दौरान वितरण होने के अंदेशे के चलते रकम सहित वाहन को जब्त कर लिया गया। साथ ही आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र नाकाबंदी के दौरान एक कार जो महुआ साइड से आई थी, स्कॉर्पियो गाड़ी है, जिसको चेक किया गया तो उसमें 16,98,500 रुपये की नकदी मिली। गाड़ी चालक से उन रुपयों के बारे में पूछा तो वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। इस संबंध में चूँकि 10 लाख से अधिक की रकम थी, इसलिए इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दी गई, जहाँ से उनके अधिकारी आए और उनके द्वारा उक्त रकम को जब्त करके और जांच के लिए वो अपने साथ लेकर के गए हैं। गाड़ी को भी इस कार्रवाई में जब्त किया गया है। अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि पूरा अलवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में मतदाताओं में उमंग और विश्वास दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि भूपेंद्र यादव को प्रधानमंत्री मोदी की विश्वास पात्र टीम का सदस्य माना जाता है। हाल ही कंपनी बाग में हुई सभा में CM भजनलाल शर्मा ने भी यही बात कही थी। वहीं शुक्रवार को चुनावी दौरे के दौरान विशेष बातचीत में भूपेंद्र यादव ने बताया कि अलवर से उनका लगातार जुड़ाव रहा है और उन्होंने 193 से ज्यादा विकास कार्य यहां करवाए हैं। इनमें ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नीमराना में 150 बेड का अस्पताल, सरिस्का में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट आदि कार्य प्रमुख हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने अलवर में जल संकट के समाधान, NCR में होने के नाते अपेक्षित विकास एवं लाभ, औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय लोगों को रोजगार जैसे मुद्दों पर भी विचार रखे। साथ ही बाहरी होने संबंधी कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए अलवर से अपने पुराने जुड़ाव के बारे में बताया। तो यहाँ पूरी तरह राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज होने लगी है और पूरी तरह माहौल भी गर्मा गया है। आज अलवर ग्रामीण क्षेत्र का दौरा है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी है भूपेंद्र यादव जी से हम कुछ सवाल करेंगे, तो उनसे जानेंगे कि ये जो क्षेत्र में किस तरह की समस्या थी पहले, और अब अगर वो सांसद बनते तो उन समस्याओं को जल्दी किस तरह निपटारा कर पाएंगे। जी सर, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र टीम का सदस्य माना जाता है, जैसा कि हाल ही में कंपनी बाग में हुई सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी कहा था कि ऐसे में अलवर विकास के लिए आप क्या विजन लेकर चुनाव में आए हैं, साथ ही केंद्र और राष्ट्र की कौन सी ऐसी प्रमुख योजना है जो आप इस विजन में पूरा कर सकेंगे, मददगार करेंगे। अलवर का और मेरा एक पुराना सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक रिश्ता रहा है। राज्यसभा का सांसद रहते हुए भी मैंने अलवर में 193 से ज़्यादा विकास कार्य किए। जी सर। मंत्री के रूप में भी जब मेरे पास श्रम मंत्री का पद आया तब भी ESIC नीमराना में 150 बेड का कॉलेज स्वीकृत कराना, ESIC अस्पताल को शुरू करवाना, एलिवेटेड रोड को सिरिस्का वाले क्षेत्र में मंजूरी देना जैसे कार्य भी मेरे मंत्री रहते हुए हुए हैं।
अलवर के विषयों को लेकर के, हाईवे के विषयों को लेकर के, कनेक्टिविटी के विषयों को लेकर के मैं पूर्ववर्ती सांसद श्री बाबा बालकनाथ जी और उनके साथ ही साथ मैं यहाँ के लोगों के साथ अलवर के विकास के लिए सक्रिय रहा हूँ। और अब अलवर के सांसद बन के ये मेरा कार्यक्षेत्र है। और इस कार्यक्षेत्र में जहाँ एक तरफ भिवाड़ी और नीमराना जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ का विकास, समग्र विकास, और यहाँ दूसरी तरफ हमारे पास सरिस्का जैसा टाइगर एरिया भी है जो बहुत पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अलवर तप स्थलियों की धरती है और यहाँ पर जो बाबा भर्तृनाथ का तप हुआ है, यहाँ पे जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, यहाँ पे जो शैक्षिक माहौल है, यहाँ पे जो औद्योगिक विकास की संभावनाएं हैं, यहाँ के जो किसानों की पानी के विषय हैं, इन सब विषयों को लेकर मैं अलवर के लिए काम करूँगा। मैं मोदी की गारंटी को अलवर के से जोड़कर इन विकास कार्यों को लेकर के जाऊँगा। निश्चित रूप से पानी का संकट अलवर संसदीय क्षेत्र में प्रमुख समस्याओं में से है। ईस्टर्न कैनाल को और MU को हो चुका है और स्थायी समाधान की दृष्टि से यह योजना उपयोगी साबित होगी, लेकिन तत्कालीन उपायों की दृष्टि से क्या कदम उठाए? तत्कालीन उपायों की दृष्टि से है कि जल स्रोतों को अच्छी तरीके से करना, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाए गए अमृत सरोवर विषयों को आगे बढ़ाना, पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, पानी के रिसोर्सेज का सदुपयोग करना, ये सब व्यापक योजनाओं के विषय हैं जिनको केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ मिलकर हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी सर, NCR में शामिल होने के बावजूद अलवर को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाए। इसके बजाय कुछ प्रकार के उपकर भी यहाँ के निवासियों को चुकाने, उसके लिए मेरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और मैं सबके सुझाव सुन रहा हूँ और अलवर को अधिक से अधिक लाभ कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं का मिले, इसके लिए हम सबके साथ मिलकर कार्य करेंगे। आपके पास सर केंद्र से में श्रम मंत्रालय और अलवर में पिछले अरसे से ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार सहित कुछ संबंधित प्रमुख कार्यालय खोले जाने का काम भी हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों को यहाँ की औद्योगिक इकाइयों में जॉब की बात करें तो अपेक्षित प्रगति नजर नहीं आती है। राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें स्थानीयों की स्थानीय रोजगार में अनदेखी की गई थी। वो सारे सर्कुलर बंद होने चाहिए। मैंने तब भी केंद्र में मंत्री रहते हुए पत्र लिखा था और स्थानीय लोगों को, अब तो नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है वो स्किल की योजना है ही, स्किल की योजना और सब योजनाओं से जोड़ने का कार्य हम करेंगे। एक सांसद के रूप में सजग होकर अपनी भूमिकाओं को हम पूरी तरीके से निभाएंगे। जी सर, कांग्रेस अपने प्रचार अभियान में आपको बाहरी नेता बताते हैं। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो कांग्रेस नेता कहते हैं कि भाजपा उनके कार्यकाल की योजनाओं को अपना नाम दे रही है। इन आरोपों पर आप प्रतिद्वंदी क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, कांग्रेस की तो हालत ये हो गई है, उसके उम्मीदवार मैदान छोड़ के भागने लग गए। आज तो कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने मैदान ही छोड़ दिया, दूसरा प्रत्याशी ने कहा है कि मेरे को तो जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है। कांग्रेस कहाँ लड़ाई लड़ रही है, वो तो थोड़ा बहुत झूठ बोल करके बस ऊंची नीची बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, कांग्रेस पे कोई विश्वास नहीं करता है। जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बची उनके द्वारा कोई भी झूठ बोला जाए वो सच नहीं होता है। उधर मतदान तिथि 19 अप्रैल अब अधिक दूर नहीं है। ऐसे में आम मतदाताओं के लिए भूपेंद्र यादव ने कुछ इस तरह अपना संदेश दिया। 19 अप्रैल अब अधिक दूर नहीं है सर, ऐसे में आप आम मतदाताओं के लिए आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? मैं अलवर के मतदाताओं को विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि देश मोदी जी की गारंटी पर उनके साथ चल पड़ा है और मैं जितना अलवर के गाँव में घूम रहा हूं, मेरा एक दौरा सभी विधानसभाओं का पूरा हो चुका है, मेरा ये दूसरा दौरा चल रहा है और मैं जन सामान्य से सबसे जो लगातार मिल रहा हूँ, सुबह 6 बजे से और देर रात तक जो मेरा अभियान चल रहा है, मुझे सब जगह अलवर में मोदी जी की गारंटी के लिए एक उत्साह, उमंग नज़र आ रहा है। समाज के हर तबके, हर वर्ग में जो मेरे को उत्साह नज़र आ रहा है, वो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अलवर अब पूरी तरीके से मोदी जी की गारंटी के साथ खड़ा हुआ है। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का दौरा है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा जोश यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मोदी जी की गारंटी है उन पर पूरा भरोसा यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता जता रहे हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन हरीश सैनी के साथ ATL न्यूज अलवर। और वहीं शुक्रवार को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार के जरिए संपूर्ण विकास की बात कही।
वहीं केंद्रीय मंत्री यादव का कई जगह स्वागत किया गया। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव शुक्रवार को अलवर ग्रामीण क्षेत्र में दौरे पर रहे। इस दौरान भारत माता एवं नरेंद्र मोदी के जयकारे गूंजते रहे। बुलडोजर के जरिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर फूल बरसाए गए। उनके साथ गाड़ियों का बड़ा काफिला भी था। अलवर ग्रामीण के बहादुरपुर, किथूर, सैंथली, चिकानी और कस्बा डेहरा सहित अन्य गांवों में उनका दौरा रहा। ग्रामीणों ने उन्हें भरपूर समर्थन का भरोसा दिलाया। अलवर से लेकर दिल्ली तक इस इलाके के विकास को जोड़ने का काम करें। इसका जो आशीर्वाद मेरे साथ है वो मुझे इस अलवर की सेवा करते हुए अलवर को विकसित भारत के साथ विकसित अलवर भी बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका विकास में यकीन रखते हैं। मैं आपका सांसद 36 बिरादरी का सांसद हूँ, हर आदमी का सांसद। उधर जनसंपर्क के दौरान भूपेंद्र यादव को कई जगह चांदी का मुकुट पहनाया गया। उन्होंने कहा कि देश ने बीते 10 सालों में देख लिया है कि देश के लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही एक विकल्प हैं। आज हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के जरिए ही राजस्थान का संपूर्ण विकास संभव है। वहीं मोदी लहर देखकर विपक्ष अपनी हार मान चुका है। इस अवसर पर पूर्व विधायक जयराम जाटव, अशोक वर्मा, रिंकी वर्मा, जिला उपाध्यक्ष रमन गुलाटी, विष्णु शर्मा, मूलचंद डीगवाल, देवराज खरेरा, जय भगवान जाटव और सरदार कुलवंत सिंह आदि मौजूद रहे। लोकसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव है, इसके लिए देश का चुनाव। हमारे आपस में गांव की पंचायत का चुनाव होता है, तो आपस के गांव के हिसाब किताब से लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और किसी भी भारत सरकार का पहला काम होता है देश की सीमा की सुरक्षा करना। हमारे यहाँ से फौजी भाई जाया करते थे, पाकिस्तान का आतंकवाद हुआ करता था। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इतने जो फौजियों ने शहादत दी और कश्मीर का हमेशा विवाद रहता था, 370 को तोड़ के और भारत को एक करने का काम किया, जो देश की रक्षा के लिए सबसे बड़ा काम देने की योजना हो। और हमने हर गांव में ये जो नल से जल देने की बात करी है, राजस्थान में जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो काफी चीजों में उन्होंने रोक लगा के करी है। जो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया उनके ऊपर तो कार्रवाई कर ही दी है और जहाँ जहाँ पर जल की समस्या है उसको पूरा करने का काम हम प्रधानमंत्री हर जल और हर घर में नल इस योजना में पूरा करेंगे। उधर भूपेंद्र यादव तुलेड़ा, कटोरीवाला, नंगला समावदी, गाजूका, मुंडिया खेड़ा, कारोली और पहाड़ी बास आदि गांव में भी पहुंचे। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही बताया कि मोदी सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर के 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ बनाने का काम किया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी की सभाओं में मालाखेड़ा प्रधान वीरवती और उमरैन प्रधान दौलतराम भी नजर आए, जो हाल तक कांग्रेस से जुड़े हुए थे। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के नीचे खड़ा होकर आपसे बात कर लो। इस देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। बाबा साहब जिनका जन्म मऊ में हुआ था, सूबेदार राम जी के घर में, और उसके बाद बाबा साहब इंग्लैंड पढ़ने गए थे। वहां बड़ी पढ़ाई करके उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए और पॉलिसी पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा। और यही कारण था कि जब दिल्ली आए तो संविधान की प्रारूप समिति का बाबा साहब को अध्यक्ष बनाया और वो दिल्ली में रहे थे। बाद में बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के विचारों से प्रेरणा लेकर मानवता और करुणा के लिए नागपुर की दीक्षा भूमि में दीक्षा ली थी और बाबा साहब का जो
अंतिम संस्कार हुआ था वो मुंबई में हुआ था। ये पांचों स्थान, उनका मऊ का जन्म स्थान, इंग्लैंड में उनकी पढ़ाई का स्थान, दिल्ली में जहाँ संविधान सभा बनाई थी वो रहने का स्थान, नागपुर में जो दीक्षा भूमि है, और बाबा साहब का जहाँ पर मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ, इन पांचों स्थानों को पंचतीर्थ बनाने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आप कांग्रेस की बात समझ लो, बाबा साहब के सिद्धांत पर चलकर आरक्षण को बचाने के लिए संकल्पवान है। संविधान में बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण हमारी पार्टी और नेता नरेंद्र मोदी ये पूरी तरीके से सुरक्षित रखेंगे, इसमें कोई झूठ नहीं है। आज तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई योजना हो, हमारी उज्ज्वला योजना हो, बैंकों में अकाउंट खोलने की योजना हो, आयुष्मान योजना के कार्ड हो, हमारे राजीव का मिशन हो, हमने कभी किसी से भेदभाव करने का काम नहीं किया, क्योंकि बिना भेदभाव करे शासन करना ही मोदी की गारंटी है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और अलवर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक टीकाराम जूली ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की है। इसमें उन्होंने भाजपा के नेताओं की ओर से आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। साथ ही नामांकन सभा के दिन हेलमेट बांटने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग उठाई है। जूली ने कहा कि सरकार का पूरा तंत्र बीजेपी के प्रत्याशी की मदद करने में लगा है। नामांकन के दिन 27 मार्च को कांग्रेस से जुड़ी कारों को सुरंग के पास रोककर जाम लगाया गया। ऐसे में उनकी सभी गाड़ियां नहीं आ सकी। इसके अलावा भाजपा द्वारा अलवर शहर में हेलमेट बांटकर बाइक रैली निकाली गई। यह एक तरह से प्रलोभन है और निर्वाचन अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने याद दिलाया कि हाल ही उनके मोती डूंगरी कार्यालय के बाहर लगे साइन बोर्ड को ढक दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के पोस्टर लगी कारें घूम रही हैं और बिना अनुमति के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर अब तक लगे हुए हैं। वहीं इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। देखिए, जिस प्रकार से अलवर के अंदर आचार संहिता का खुला उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा किया जा रहा है और निर्वाचन अधिकारी के सामने किया जा रहा है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। पूरा जो है सरकार का तंत्र वो कैंडिडेट की मदद करने में लगा हुआ है। आपने देखा होगा नामांकन के दौरान भी हमारी गाड़ियों को रोका गया, जाम लगाया गया बेवजह बीजेपी के लोगों के द्वारा। घाटी के अंदर हमारी 2 विधानसभाओं की गाड़ियां उस दिन पहुंच नहीं पाई और शहर के अंदर भी पता चला, अभी पूरी चीज़ को मैं दिखवाऊंगा, कि उस दिन हेलमेट बांटे गए हैं, जो कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की सामग्री आप बांट नहीं सकते। आप एक प्रकार से लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। आप ये आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं भारत सरकार के मंत्री हैं और मंत्री के दबाव में यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। शहर के अंदर कई जगह पे बिना परमिशन के जो चौराहे हैं उन पे इन्होंने होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए, जो सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है और आज भी लगे हुए हैं कई जगह पे। तो उस पे जो बिना अप्रूवल के जितने भी काम इन लोगों ने किए हैं, जितने भी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए हैं, उनको हटाने की कार्रवाई जिला निर्वाचन अधिकारी करें। वो मैं कह रहा हूँ, जो हेलमेट चलते चुनाव के दौरान आप बांट रहे हैं जिसपे बीजेपी का लोगो है, तो आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके लिए भी मैं शिकायत करूँ कि मेरी जो एक नेम प्लेट आप मान सकते हैं, ऑफिस के बाहर जो साइन बोर्ड लगता है वो मेरा ही नहीं लगता, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पार्षद है, चाहे विधायक है, चाहे मिनिस्टर है या लीडर अपोजिशन के नाते मेरे यहाँ भी लगा हुआ है। किसी का बोर्ड नहीं ढका और मेरे बोर्ड को ये कह के कि आचार संहिता में इसको ढकना चाहिए, आचार संहिता का उल्लंघन है। शायद देश के अंदर पहले ऐसा केस होगा। आप नेता प्रतिपक्ष को भी इस प्रकार से दबाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मैं मीडिया के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी और यहाँ के पर्यवेक्षकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि गाड़ियों के ऊपर मोदी जी की फोटो लगाकर जो प्रचार किया जा रहा है, या तो गाड़ियाँ खर्चे के अंदर उनको जोड़ा जाए या फिर उन गाड़ियों के स्टिकर हटाए जाए, जो बीजेपी लगातार कर रही है। और नामांकन के दौरान भी गौरतलब है कि टीकाराम जूली ने हाल ही पर्यवेक्षक को भी शिकायत की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करने के दौरान निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में वे निर्धारित से अधिक संख्या में लोगों को ले गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर में गुड फ्राइडे का पर्व मरीजों के लिए बैड फ्राइडे में बदल गया।
गुड फ्राइडे के अवकाश के चलते जिला मुख्यालय पर सामान्य चिकित्सालय में केवल 2 घंटे की ओपीडी थी, लेकिन जानकारी के अभाव में यहां मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी, साथ ही लंबी कतार लगी रही। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण की केवल एक ही विंडो खुली हुई थी। यहां सैकड़ों मरीज दवा लेने के लिए कतार में लगे नजर आए। महिलाओं का कहना था कि 4 घंटे तक चिकित्सक को दिखाने के लिए उन्हें लाइन में लगना पड़ा। इसके बाद दवा लेने के लिए काफी समय से कतार में खड़े होने के बावजूद नंबर नहीं आ रहा। 11 बजे बंद हो गए ना, जब से लग रहे हैं लाइन में। अच्छा, पहले कहाँ लग रहे थे आप? पहले डॉक्टर की लाइन में लग रहे थे। अच्छा, अब कितने लोग हैं यहाँ पे? ये तो पता नहीं, बहुत भीड़ लग रही है, बहुत ज्यादा। एक ही विंडो खुली है? हाँ, एक ही विंडो, सारी बंद है। सारी बंद है। जो कभी आ रही है उधर विंडो पे खड़े हुए, उधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ, सारी विंडो बंद है। सारी विंडो बंद है। ये खुली है बस, अब इसमें पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा। कितनी भीड़ है? अब देख लो आप कितनी भीड़ है, देख 100 आदमी लग रहे हैं आगे कम से कम। इतने जेंट्स है, इतने लेडीज है। अब बताओ, पहले डॉक्टर की लाइन में लगे हो गए और क्या, पहले पर्ची में लगे, फिर डॉक्टर की लाइन में लगे, फिर एक खून टेस्ट हुआ, इसमें लगे। व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं, क्या करें। कितनी देर से खड़े हो आप? हम यहाँ से 7 बजे का आए हैं, देख लो। गौरतलब है कि मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से जिला अस्पताल में ओपीडी में बड़ी संख्या में रोगी पहुंच रहे हैं। ऐसे में अवकाश के दिनों में वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सदर थाना अंतर्गत पापड़ी स्टैंड के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से दंपति की जान चली गई। ये दंपति किसी की मौत पर शोक जताने तिजारा जा रहे थे। जानकारी के अनुसार बहादुरपुर के नाहरपुर निवासी मेजर और उनकी पत्नी कल्ली पापड़ी स्टैंड पर पहुंचे। यहां साइड में अज्ञात वाहन खड़ा था जो मेजर को नजर नहीं आया। उन्होंने पीछे से इस वाहन में टक्कर मार दी। घायल दंपति को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों के परिजनों ने बताया कि 62 वर्षीय मेजर अपनी पत्नी 58 वर्षीय कल्ली के साथ शाम को रोजा खोलने के बाद घर से निकला था। वह कृषि कार्य से जुड़ा हुआ था। वहीं दंपति के परिवार में 4 पुत्र हैं। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग स्थित पुल संख्या 112 पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पालिका कर्मी जगनू तंबोली की सहायता से राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं मौके पर मृतक की बाइक भी खड़ी मिली है। इस बारे में टहला के आंधा ग्वाड़ा निवासी पूरणचंद मीणा ने रिपोर्ट दी है। इसमें बताया गया है कि उनका पुत्र रितेश कुमार मीणा राजगढ़ जाने की बात कहकर गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। उन्हें सुबह सूचना मिली कि राजगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से रितेश की मृत्यु हो गई है। मीणा, उम्र 65 वर्ष, निवासी आंधा का ग्वाड़ा ताला थाना टहला ने एक रिपोर्ट इस हादसे की पेश की कि मेरा लड़का रितेश कुमार उम्र करीब 28 वर्ष, जो कि कल शाम को राजगढ़ जाने की कहकर गया था, जो कि रात को घर नहीं आया था। सुबह करीब 6 बजे के आसपास सूचना मिली कि वह रेल से कट गया और भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कि मौके पर ही मृत्यु हो गई है, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाए। आत्महत्या की ट्रेन से चपेट में? ट्रेन की चपेट में। अलवर के चर्च रोड स्थित सेंट हैंड्रू चर्च में गुड फ्राइडे पर दोपहर 12 बजे विशेष प्रार्थना सभा संपन्न हुई। इसमें विभिन्न स्थानों से आए ईसाई शामिल हुए। पास्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि इस दौरान प्रभु यीशु के 7 वचनों पर मनन किया गया। वहीं गुड फ्राइडे के तीसरे दिन 31 मार्च को ईस्टर मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो गए थे। ईस्टर पर सुबह 5 बजे सनराइज सर्विस एवं 9:30 बजे विशेष प्रार्थना सभा होगी। इसे शुभ शुक्रवार की प्रार्थना सभा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सारी कायनात के परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में खुदा के बेटे के रूप में आए थे, उन्होंने अपने निष्कलंक बलिदान को क्रूस के ऊपर दे करके मानव जाति के लिए उद्धार प्राप्त करने, मोक्ष पाने और स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और इसी उपलक्ष्य में आज के इस दिन को संपूर्ण मसीह समाज सेलिब्रेट करता है, क्योंकि ये हम सबों के लिए और सारी मानवता के लिए उद्धार का और खुशी का एक अवसर है। अलवर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर छगनलाल गंडूरा ने नामांकन दाखिल किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं किसी पार्टी से इसलिए टिकट नहीं मांगा क्योंकि अक्सर धन के दम पर प्रमुख दल टिकट देते हैं। इस वजह से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में छगनलाल गंडूरा ने अपना नामांकन किया है।
साथ ही वे आम जन के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा जो मुद्दा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे अपनी बात आवाज़ बुलंद करनी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कुछ संभव हो सकता है, उनके हक में मुझे अपनी बात बुलंद करनी है, आवाज़ बुलंद करनी है। इन मुद्दों पर आम जनता की, जो किसानों की समस्या है, गरीब मजदूरों की जो छोटी छोटी समस्या है, उसको एक उचित प्लेटफॉर्म पर प्रशासन के अधिकारियों के सामने ले जा करके उनको समस्या को हल कराने का मेरा मुद्दा है। मैं सामाजिक कार्यक्रमों में रुचि रखता हूँ, लोगों की पीड़ा को दिल से समझता हूँ, उनको हल कराने के बारे में मेरा ये मन है कि मैं इस तरीके से मैं कहीं लोगों की नुमाइंदगी करके उनके समस्या का निराकरण कर सकूँ। जमीनी स्तर पे अभी तक आपने लोगों की किन समस्याओं को समझा है, और आप जीत जाते हो तो उनके बाद किस समस्या को प्राथमिकता दोगे? मोस्टली किसानों की जो डीपी फूक जाती है तो उनको महीना भर लग जाता है, और महीने भर के लिए किसानों की समस्या बहुत बड़ी दिक्कत की हो जाती है। तो वहाँ के संबंधित एएन जेएन से मिलकर के उनसे टाइम लेकर के जल्दी लोगों के, किसानों की खेती खराब हो रही है, आपको डीपी देनी, एक महीने बाद देंगे तो आप देंगे, आप ऊपर क्यों नहीं व्यवस्था करते? एक सीजन के टाइम में आपको डीपी उपलब्ध रखनी चाहिए, बिजली का बिल जमा कराते हैं, सारा काम करते हैं ये, तो क्यों नहीं आप टाइम पे इनकी बिजली देते हैं? पानी की कहीं लाइन समस्या आ रही है तो पानी की व्यवस्था कराते हैं। शासन प्रशासन से, ग्राम पंचायत से पानी के टैंकर की सुविधाएं ने लोगों के पानी की किल्लत जो हो जाती है गर्मी के दिनों में, उसको हल कराने में पूरी मदद करते हैं। राजनीति की बात करें तो आपने किसी पार्टी से टिकट की दावेदारी पेश की थी? नहीं, मैंने टिकट की कोई दावेदारी पेश नहीं की। दावेदारी इसलिए पेश नहीं की कि भाई कांग्रेस बीजेपी में बड़ा खेल है। बड़े लेवल पे पार्टी के लोगों को, जिनके पास बहुत पैसा होता है, उन लोगों को टिकट मिलते हैं। साधारण व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को, आम कार्यकर्ता को कहीं कोई टिकट मिलता नहीं है। अब चूंकि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की सबको आज़ादी है, तो मेरे मन में आया कि मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ूं और जनता के दुख दर्द को मैं सम्मिलित हूँ, और क्षेत्र की क्या समस्याएं मोटे तौर पर वो जानकर उनके बीच में जाकर के मुझे और ज़्यादा व्यापक रूप से उनकी जानकारी मिल सकेगी। अभी अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की और उधर कांग्रेस की, तो दोनों पार्टियां बड़ी पार्टी हैं, और आप ऐसा क्या करोगे जो दोनों भ्रष्टाचार जो इन पार्टियों के बीच चल रहा है, लोगों में, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करोगे लोगों को रोजगार? मैं लोगों में जन चेतना पैदा करूंगा। आप प्रश्न पूछिए जिसको आप वोट दे रहे हैं कि भाई ये हमारी समस्या आज की जो कि त्यों कैसे बनी हुई, आप हमारी नुमाइंदगी करते हैं, आप लोकसभा में, विधानसभा में जाकर हमारी बात को क्यों नहीं उठा पाते हैं? बेरोजगारों के हक में क्यों नहीं बात करते? किसानों के हक में क्यों नहीं, एमएसपी के बारे में क्यों बात नहीं उठाते हो? आप वोट लेकर के आप चले जाते हो, तो हमारी बात को करो। तो मैं लोगों में अवेयरनेस करने का काम करूंगा मोटे तौर से। इलेक्ट्रॉन बोर्ड जैसे लेके कोई बातें चल रही हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, और आपका अलवर लोकसभा क्षेत्र से किसके सामने टक्कर है? मैं तो देखो, टक्कर तो क्या मानता हूँ, मैं तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहा हूँ, टक्कर की तो कोई बात नहीं है। कितने रूप से मैं मतलब सक्षम हो पाऊंगा, कितने लोग मुझे चाह पाएंगे, मैं लोगों को अपने, मेरे भावना को कितने लोगों तक पहुंचा पाऊंगा, और वो किस तरह से मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे, ये देखने की बात है। रही इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात है, ये तो आप जानते हैं, ये बड़े लेवल की बात है, आपस की बात है। चंदा तो किस रूप में आया है आप सब पत्रकार महोदय भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई चुनाव जो है फेयर होने चाहिए। हमारा एक मुद्दा ये भी है कि भाई ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से क्यों नहीं वोट कराते? जब बैलेट वीवीएम पर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लोग हेजिटेशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में सरकार को जब साफ उसकी छवि है, निष्पक्षता है, तो उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि भाई चलो हम उससे बैलेट पेपर से चुनाव करा लेते हैं। आपका कहने का मतलब क्या है कि ईवीएम आज भी वोटों को हैक करती है? देखो, लोगों के मन में जो डाउट है वो कहीं ना कहीं कोई बात तो है, और वो जो शंका जा कहीं हो जाती है, वहम जा कहीं हो जाता है, उसको वहम को निकालने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की और जो केंद्र में सरकार है उसकी है। उसको स्पष्ट करना चाहिए, जनता को जवाब देना चाहिए, और उसको विश्वास में लेना चाहिए कि इस तरह का कोई बात नहीं। यदि आप चाहते हैं तो एक बार ये कह सके, आप चाहते हैं तो हम बैलेट पेपर से भी चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, तो पता लगता है उनकी पारदर्शी का, ट्रांसपेरेंसी का। अभी भूपेंद्र यादव ने नामांकन दाखिल किया है, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है जी। चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी कि उम्मीदवार सहित 5 लोग उस कक्ष में पहुंचे जी, लेकिन
जब नामांकन दाखिल किया जा रहा था तो प्रत्याशी सहित 6 लोग थे। तो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन हुआ है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन चीजों के ऊपर? कार्रवाई तो क्या, उनको नोटिस देना चाहिए, उनके खिलाफ ये उन्हें पाबंद किया जाना है, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। भूपेंद्र यादव जी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें पता है गाइडलाइन का, उससे ज़्यादा लोग जान ही नहीं चाहिए थे। वहाँ बहुत सारे लोग थे, 6 लोग से क्यों ज़्यादा लोग थे जैसा लोग बता रहे हैं। बहुत सारा मीडिया कर्मी, दुनिया भर के लोग थे, वहाँ चले गए। अब चूंकि कर्मचारी भी जो हैं उनको रोकने की उन्होंने पूरी कोशिश की, पर वो चले गए लोग। भूपेंद्र यादव ने जितनी भी मीडिया की भीड़ थी वो सब भारी भीड़ थी, दिल्ली, जयपुर, मुंबई से बुलाई हुई भीड़ थी। क्या स्थानीय जो पत्रकार हैं क्या उनकी बातें मान नहीं रहे थे, या फिर उनकी कुछ राज या कुछ चीजें उजागर कर रहे थे? वो हो सकता है उनका उनका व्यक्तिगत मामला है। वो पूरे इंडिया लेवल पर अपनी बात को फैलाने के लिए, ज़्यादा फेमस करने के लिए, ज़्यादा मीडिया में अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से दिखाने के लिए, जनता में एक भाई इनके साथ कितने लोग हैं, उस सब बात के लिए ऐसा किया होगा। वो उनका व्यक्तिगत मामला है। बाकी मैं तो ये चाहूँगा हमारे जो स्थानीय मीडिया कर्मी हैं उनका सहयोग लिया जाना चाहिए। वो क्षेत्र की जनता को भी जानते हैं, क्षेत्रीय समस्याओं को भी जानते हैं, कार्यकर्ता को भी जानते हैं, तो उनकी बात को तवज्जो दी जानी चाहिए। वीडियो वायरल चल रही थी जिसमें 2-3 महिलाएं इकट्ठा थी। वो कह रही थी कि हमको ये कहा गया था कि तुमको मोमबत्ती और अगरबत्ती की कंपनी में काम दिया जाएगा, इसलिए तुमको प्रशिक्षण के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन उनको लाके बैठा दिया गया उस भीड़ के बीच जिसमें भूपेंद्र यादव। अब ये मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। शहर में प्रताप पलटन रोड और स्कीम 10B के आसपास के क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। क्षेत्रीय निवासी कालीचरण ने बताया कि लोग पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं, लेकिन होली के दिन से आज तक नलों से एक बूंद पानी भी नहीं आया है। उधर स्कीम 10B निवासी डॉक्टर प्रेमचंद ने बताया कि मजबूरन टैंकरों से पानी डलवाया जा रहा है, वहीं शिकायत के बावजूद कोई हल नहीं निकल पाया है। समस्या यह है साहब, पानी जो है होली से ही बिल्कुल जो है ना का बराबर आ रहा है, और कभी तो आया और 3-3 दिन से तो बिल्कुल नली नहीं टपक रहे, बिल्कुल नली नहीं टपक रही। तो अब कहाँ से ला रहे हैं आप लोग पानी जो है वो टैंकरों से भरवा रहे हैं, और करें क्या। तो वैसे कब से समस्या चल रही है ऐसी? ये होली से ही ऐसी समस्या चल रही है। पहले तो जो 2 दिन में 1 दिन तो आ जाता है थोड़ा बहुत, जिससे गुजारा हो जाता था, लेकिन होली से बिल्कुल नहीं आया। होली के बाद में जो है समस्या बिल्कुल जो है संगीन हुई पड़ी है बिल्कुल ही। हमारे यहाँ और इस मेन कोटी रोड पे पानी आ ही नहीं रहा है। आता है 2-4 बाल्टी पानी आता है। आज अलवर में संजय सरकार, महापौर घनश्याम को सरकार होती हुई बीजेपी की, तो पानी नहीं रहा। पानी के ये कहते हैं हमने इतने बोर कर देते, बोर कहाँ गए? ये बोर करा कर कागज में पैसे खा गए क्या? खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है।
अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लघु उद्योग भारती महिला इकाई की ओर से 5 से 7 अप्रैल तक जयकृष्ण क्लब के बैंक्वेट हॉल में हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई जाएगी। लघु उद्योग भारती देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन करता आ रहा है। वहीं अलवर में इस तरह की पहली प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इसके मीडिया पार्टनर एटीएल टीवी और दैनिक भास्कर हैं। अलवर वासियों को प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के आभूषण, डिजाइनर वस्त्र, फर्नीचर, अचार एवं मसाले, खाद्य सामग्री, सैलून एवं मेकअप आदि का सामान मिलेगा। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों के साथ ही मेहंदी, नेल आर्ट एवं फूड स्टॉल्स भी लगाई जा रही हैं। लघु उद्योग भारती महिला इकाई की अध्यक्ष शिवानी यादव एवं सचिव अलका सिंह ने बताया कि प्रदर्शनी में स्टॉल बुकिंग के लिए कोषाध्यक्ष रूपाली गुप्ता एवं कविता कछावा से संपर्क किया जा सकता है। लघु उद्योग भारती महिला इकाई महिला उद्यमियों के लिए काम करती है और ये बहुत ही क्लोजली वर्क करती है एमएसएमई पॉलिसीज से। जो भी एमएसएमई की कोई भी स्कीम या पॉलिसी आती है वो महिला उद्यमियों तक पहुंचाती है। साथ ही महिला उद्यमियों को कोई भी परेशानी या कोई सुझाव होता है या कोई दिक्कत आती है वो हम एमएसएमई तक पहुंचाते हैं। तो एक तरीके से हम लोग मीडिएटर का काम करते हैं। इसके साथ ही विमेन एम्पावरमेंट, उनके बिजनेस को अपलिफ्ट करने का काम, उनके बिजनेस को एनकरेज करने का काम और साथ ही महिला उद्यमी के बिजनेसेस को बढ़ावा देने का काम भी हम लोग करते हैं। आज सबको बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम आने वाले 5, 6, 7 अप्रैल को स्वयं सिद्धा के बैनर के तले एक एग्जीबिशन का आयोजन करने जा रहे हैं। इस एग्जीबिशन में आप सभी महिला उद्यमी कोई भी प्रोडक्ट लेके, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो अपना हास्य शिल्प हो, ब्यूटी पार्लर का हो, कोई भी कैसा भी प्रोडक्ट लेके हमारे एग्जीबिशन में अपने आप को एग्जीबिट कर सकती है। महिला इकाई अलवर के अंदर अक्टूबर में संगठित हो गई थी और अभी हम लोग 80 से करीब मेंबर्स हैं और सभी लेडीज जो भी वर्किंग में है, चाहे वो किसी तरह का कोई उत्पाद बनाती है या कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, उन सभी को मैं इनवाइट करती हूँ कि हमारी इस प्रदर्शनी में आए और अपने आप को एग्जीबिट करें। और आपको यहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे ताकि आपकी जो परचेज है, सेल है, वो बढ़े। आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आप इस प्रदर्शनी में आइए और बहुत सारी चीजों का देखिए और भर भर के शॉपिंग कीजिए। मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है कि ये राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है लघु उद्योग भारती, इसकी महिला इकाई द्वारा स्वयं सिद्धा एग्जीबिशन, जो कि एक खुद अपने आप में एक ट्रेडमार्क है,
इसके अंतर्गत लघु उद्योग भारती महिला इकाई स्वयं सिद्धा एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में न सिर्फ अलवर से बल्कि जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर और गुड़गांव, दिल्ली जैसे शहरों से भी विभिन्न एग्जीबिटर्स आकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब प्लीज इस एग्जीबिशन में आइए और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कीजिए। आप सभी इनवाइटेड है, आप सभी आमंत्रित हैं। हम चाहते हैं हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए घर घर से औरतें, पुरुष, बच्चे सब आए, सबके हिसाब की सबकी तरह के प्रोडक्ट्स है और शॉपिंग कीजिए। एज ए एग्जीबिटर भी अब अपने स्टॉल लगा सकते हैं। बुकिंग नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और स्पॉन्सरशिप के लिए भी हम लोग ओपन है। धन्यवाद। यहाँ सिर्फ महिलाओं और पुरुषों के लिए भी नहीं, बच्चों के लिए भी एंजॉय करने का अरेंजमेंट किया गया है। आप लोग प्लीज आइए और एग्जीबिशन का आनंद कीजिए। अग्र शक्ति महिला मंडल अलवर ने पावना पैलेस होटल में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया। इस दौरान तरह तरह के मनोरंजक गेम खिलाए गए, वहीं उपहार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में होली के महत्व पर सलाहकार शशि गोयल द्वारा प्रकाश डाला गया। वहीं अध्यक्ष बबीता अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ महाराज अग्रसेन के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया। वहीं फूलों की होली के साथ ही सदस्यों ने गीत गाए और डांस किया। वहीं कार्यक्रम में संस्थापक अलका मित्तल, अंजना सिंघल, अंजू गुप्ता, अंजू गोयल, रेणु गर्ग और राधा अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। समारोह में सुनीता अग्रवाल, विमला अग्रवाल, प्रतिभा सिंघल, नुपुर गोयल, रेणु अग्रवाल और अलका गुप्ता आदि की उपस्थिति रही। बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन के तिजारा स्थित चंद्रलोक सिटी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान उनका साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में जिलाध्यक्ष सीताराम गोठवाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर बसपा प्रत्याशी को विजयी बनाएं। वहीं चौधरी फजल हुसैन ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार जनता जाति धर्म को भूलकर विकास के लिए वोट करेगी। साथ ही उन्हें सभी बिरादरियों का सहयोग मिल रहा है। पूरे तिजारा के विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक थी और उसमें सभी कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए वो कार्य करेंगे और एससी समाज और मेव समाज और सभी समाज जो है उनका समर्थन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में हमें विजय मिलेगी। वहीं इस दौरान मंच संचालन आर.एस. कटारिया ने किया। बैठक में जिला महासचिव अमित, विधानसभा प्रभारी श्यामलाल, हेमकरण मेघवाल, डॉक्टर ओम प्रकाश, जय सिंह, अमीन, चेयरमैन रामजीलाल और अतर सिंह आदि मौजूद रहे। और वहीं अलवर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी फजल हुसैन ने तिजारा विधानसभा क्षेत्र के 3 दर्जन गाँव में सघन दौरे किए। स्थानीय लोगों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर चौधरी फजल हुसैन ने कहा कि क्षेत्र के विकास और दलित की बेटी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को जिताना होगा। साथ ही जाति और धर्म को छोड़कर सद्भाव और भाईचारे को बढ़ाने की जरूरत है। चौधरी फजल हुसैन ने मतदान के दिन बसपा को मत और भरपूर समर्थन देकर जीत दिलाने का आग्रह किया। मालाखेड़ा एसडीएम ने महुआ खुर्द सीनियर स्कूल में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश प्रदान किए। इसके अलावा एसएचओ हितेश शर्मा ने वोटर्स से किसी प्रकार के लोभ लालच में नहीं आने और ईमानदारी से मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। वहीं बीएलओ सुरेश कुमार ने सभी अधिकारियों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर एसडीएम मेघा मीणा सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और निर्वाचन कर्मचारी उपस्थित रहे। मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ स्टेट हाईवे संख्या 44 से राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर स्टेट हाईवे के अलावा 12 भड़पोल आदि क्षेत्रों में एफएसटी टीम ने गत रात्रि पोस्टर हटाए। इस टीम में विजय कुमार मीणा, लाला राम मीणा और महेश चंद्र शामिल थे। इसके अलावा विद्युत पोल, सार्वजनिक स्थान और मकान पर लगे हुए पोस्टर भी हटाए गए हैं। चैत्र मास में शक्ति स्वरूपा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही श्रद्धालु पद यात्राएं भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को नयाबास मीणा मोहल्ले से 23वीं पदयात्रा जोबनेर माता के लिए रवाना हुई। इस दौरान भगवान भोले के दरबार और अन्य देवी देवताओं के स्वरूप की झांकियां इस शोभा यात्रा में शामिल थी। वहीं श्रद्धालु महिला पुरुष जोबनेर माता का ध्वज लेकर जयकारे लगा रहे थे। उन्होंने नयाबास मीणा मोहल्ले और ओसवाल स्कूल के समीप स्थित माता के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। 7 दिन के इस यात्रा कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों पर भजन सत्संग भी होगा।
कोटपुतली स्थित बीडीएम अस्पताल में संयुक्त चिकित्सा निदेशक डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने निरीक्षण किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश पर वे जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मेडिकल वार्ड, डायलिसिस यूनिट, ऑक्सीजन प्लांट, ऑपरेशन थिएटर आदि का निरीक्षण किया। संयुक्त निदेशक के साथ डॉक्टर प्रेम सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही सीएमएचओ डॉक्टर आशीष शेखावत, पीएमओ डॉक्टर सुमन यादव और जिला नोडल अधिकारी रविकांत जांगड़ आदि उपस्थित रहे। प्रशासन चिकित्सा प्रशासन की इच्छा है कि सभी सेवाएं जो हैं आमजन को सुचारू रूप से मिले। इसी क्रम में हमारे आने के बाद हमने आज विशेषकर पीएमओ साहब और स्टाफ से चर्चा करके एक चीज़ को देखा जांचा है। प्रथमतः जो डायलिसिस मशीन है वो अभी कुछ पार्ट की कमी है जिनको हमने निर्देश दे दिए हैं। एसडीएम साहब द्वारा वो निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के पश्चात उनको पार्ट खरीद के यहाँ की उसको चालू कर दिया जाएगा। लगभग 7 दिन के अंदर वो मशीन अपने डायलिसिस काम करने लगेगी। इसके अतिरिक्त जो ऑक्सीजन प्लांट है जिसमें समस्या थी, 2 ऑक्सीजन प्लांट जो काम नहीं कर रहे थे, संबंधित फर्म को हमने फोन पर बात करके उन्हें निर्देशित किया है कि तुरंत पहले आके विजिट करें। विजिट करने के उपरांत उनको जो बता रहे हैं उसका खर्चा जो है उसका आधार पर उन्हें ठीक करने के अपने पीएमओ साहब निर्देश दे दिए हैं। निकट समय में निश्चित रूप से दोनों ऑक्सीजन प्लांट हैं ये भी कार्य करने लगेंगे। अब तक और सुविधाओं के लिए भी ध्यान आकर्षित किया है, जैसे कि यहाँ पर बेड बढ़ा दिए गए हैं, 250 बेड कर दिए गए हैं। उनके अंदर कैसे स्टाफ की आवश्यकता पूर्ति करनी है उस पर चर्चा की है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद यहाँ कोशिश करेंगे कि स्टाफ को तुरंत प्रभाव से व्यवस्था बढ़ाया जाए जिससे सुचारू व्यवस्थाएं चलती हैं। देखने की ये बात है कि टोकन सिस्टम के बाद जो है 3-3 दिन लगता है तो उसका हमारा जो औचित्य करने का वो समाप्त होता है। ये कोशिश करेंगे कि मालूम करेंगे कि ऐसा क्यों सिस्टम बैठा है जिसमें कि आपको टोकन सिस्टम देना पड़ रहा है। 3 से 4 दिन में अंतर पड़ रहा है दिखाने में, या तो 1 से अधिक चिकित्सक हैं यहाँ पर तो उनका रजिस्ट्रेशन करा के उनसे सभी से बारी बारी से सोनोग्राफी कराई जा सकती है। वीर योद्धाओं और महापुरुषों की धरती राजपूताना आज राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं स्वतंत्र राजस्थान के अस्तित्व में आने के दिन यानी 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठिकाना जमालपुर के जागीरदार रहे ठाकुर शिवराम सिंह और इनसाइड राजस्थान पुस्तक के अनुसार इसका शाब्दिक अर्थ राजाओं का स्थान माना जाता है। राजस्थान बनाने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना। वहीं गठन का अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वहीं लोकतंत्र का एक नया सपना राजपूत राजाओं के त्याग और सहयोग से संभव हो सका। वहीं रियासत काल के अभयारण्य, गढ़ और किले वर्तमान में रोजगार और पर्यटन का जरिया बन रहे हैं। साथ ही उस जमाने के अनेक प्रमुख ग्रंथ मालाखेड़ा के जमालपुर में मौजूद हैं। राजपूताने में 19 रियासतों के राजाओं के त्याग और सहयोग से इस राजपूताना का नाम राजस्थान बना। राजपूताने का मतलब होता था राजाओं का स्थान, लेकिन देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग और स्वतंत्र भारत की स्थापना के लिए प्रयास किए गए, जिसका परिणाम रहा 7 चरणों में राजस्थान बना और 30 मार्च 1949 को यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। यह 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस समय उद्घाटन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और उसी दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी जो सनातन धर्म का नववर्ष भी है। मैं उदेश सिंह, ATL न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चलते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। स्वामी लीलाशाह धर्मार्थ ट्रस्ट और जीव कल्याण सेवा समिति ने 255वां नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया। वल्लभ ग्राम में यह कैंप बहरोड के मिश्री देवी आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा लगाया गया। आयोजन से जुड़े राजकुमार केसवानी के अनुसार प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव ने 410 व्यक्तियों की जांच की। इसके अलावा निःशुल्क दवाएं, चश्मे और कान की मशीनें प्रदान की गई। शिविर में दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमुना दास आहूजा और स्वामी लीलाशाह धर्मार्थ ट्रस्ट के सेवादारों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर की मुख्य प्रभारी हर्षिता मोतियानी रहीं। खैरथल में वार्ड 30 स्थित किशोर भवन में महिला मंडल द्वारा फागोत्सव मनाया। इस दौरान सभी ने फूलों से होली खेली। इस मौके पर सोनिया, चारू एवं सक्षम ने भगवान का सुंदर दरबार सजाया। मंडल के अध्यक्ष तृप्ति महावर ने बताया कि कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीमा गुप्ता, रेखा महावर, उमा, किरण, रमा महावर, प्रवीण और पूनम आदि मौजूद रहे। खैरथल में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि हरसौली खैरथल रोड पर HP गैस गोदाम के पास यह हादसा हुआ। इसके चलते चतरपुरा निवासी 27 वर्षीय लक्ष्मण ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने खैरथल थाने में मामला दर्ज कराया है। तिजारा कस्बे के बिजली घर के निकट 2 सांडों की लड़ाई में 60 वर्षीय वृद्ध महिला चपेट में आ गई। उसके सिर में चोट आई है। वृद्धा का तिजारा अस्पताल में उपचार करवाया गया है। वार्ड 5 निवासी चंद्रकला सैनी अपने घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में 2 सांड आपस में भिड़ गए। इनके द्वारा टक्कर मारने से महिला जख्मी हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि कस्बे में आवारा सांडों की संख्या बढ़ती जा रही है।
देखो, इसमें मेरा ये कहना है कि तिजारा क्षेत्र में ये जो आवारा सांड बढ़ रहे हैं, इससे आम जन को बड़ी असुविधा हो रही है। 3 बजे के आसपास जब बच्चों की छुट्टी होती है, छोटे छोटे बच्चे इन्हीं रास्तों से निकलते हैं। अगर कोई सांड भाग दौड़ कर इनके टक्कर मार देता है तो उनको क्षति हो सकती है। ऐसे ही कुछ घटना घटित हुई है। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन को और स्थानीय जो हमारी सरकार है, नगर पालिका क्षेत्र, इनको इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। विक्रम सिंह गुजर को भाजपा ओबीसी मोर्चा शाहबाद मंडल का संयोजक नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गैदर के निर्देश पर अलवर उत्तर जिलाध्यक्ष जले सिंह रावत ने यह नियुक्ति की है। इसके लिए भाजपा जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह भाया की भी सहमति रही। अलवर के MIA थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। साथ ही पीड़ित परिवार सड़क पर आ गया है। यह परिवार पुलिस थाने और SP ऑफिस के कई चक्कर काट चुका है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा। जानकारी के अनुसार राजेंद्र शर्मा और राम प्रसाद अवस्थी ने मिलकर वर्ष 2005 में रीको से ESI मेडिकल कॉलेज के समीप एक प्लॉट खरीदा था। इसकी कीमत 2.25 लाख रुपए थी। साथ ही पार्टनरशिप में मिनरल पाउडर बनाने की फैक्ट्री खोली गई। बाद में राम प्रसाद की मौत हो गई। राम प्रसाद की पत्नी सरिता के अनुसार फैक्ट्री के निर्माण से उनका परिवार यहीं रहता आया है, लेकिन फैक्ट्री के पार्टनर राजेंद्र ने उन्हें सामान सहित बाहर निकाल दिया है। यही है मकान के प्रॉपर्टी की प्लॉट को। तुम्हारा प्लॉट था? हाँ। कौन सी जगह? ये है SI, ये नहीं SI हॉस्पिटल। हाँ हाँ। इसके आगे। तो क्या है उसमें आगे, क्या समस्या है? 2005 में हमारे पति ने साजिम खरीदा था 2.25 लाख का, और 2006 में हमारे पति मर गए, अनपढ़ थे। किन से खरीदा था ये? हाँ, रीको वाले से खरीदा। रीको वाले? हाँ। तो उसमें अंदर ही था, रीको के अंदर ही? हाँ, 18 साल से मैं उसी में रहती हूँ। रीको में? हाँ, मकान बना रहा को कमरा मरा। अच्छा। हाँ, अब फिर अब जब हमारे पति मर गए, जब कहीं तुम्हें रहने की जगह दे देंगे, तुमको लड़का बच्चन की शादी कर देंगे, पढ़ा लिखा देंगे, कुछ नहीं किया सर। अब हमको फैक्ट्री के बाहर निकाल कर फेंक दिया। तो आप लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की? लिखाई, वो सुनाई नहीं करते, पैसे भर दिए उन्होंने। कब की घटना है? कल की। कल आपको बाहर कर दिया? हाँ, कल बाहर से सड़क पर पड़े। जमीन विवाद पर हमारे कोर्ट में केस चल रहा है। हमने कहा अगर कोर्ट से जो जीत जाएगा वो ले जाए। उसमें मारपीट की, उसमें दो बार हमारे ऊपर अटैक हो चुका है। किन के द्वारा? विरोधी पार्टी के द्वारा। कौन है विरोधी पार्टी? विरोधी पार्टी राजेंद्र शर्मा, उनका लड़का वैभव शर्मा, उनके पत्नी का नाम खुशी शर्मा, और उनके राजेंद्र शर्मा की बीवी का नाम बीनू शर्मा, मीना शर्मा। हमें न्याय दिलवाइए सर, न्याय नहीं हो रहा। हम खूब पुलिस प्रशासन के पास थक चुके। आज से 7-8 महीने हो जा रहे हैं हमें दौड़ लगाते हम जाते हैं तो कहते हैं मिल जाएगा। हम अंदर थे तो कल हमें दादागिरी से दूसरा अटैक करवाया गया, मारपीट गया। गर्भवती मेरी बेबी महिला, उसे 8वां महीना चल रहा है, तो और उसे इतना बुरा मारा, कल वो बेहोश हो गई और उसकी MNC करवाई है। जो मैंने कॉल किया कि हमारे पास आ जाओ, हॉस्पिटल वालों ने कि हमारे पास केस आया मारपीट का, तो कोई भी नहीं आया। देखने आए और अंदर गए, हमें भी अंदर घुसने नहीं दिया। हमारा सामान आधा तोड़ फोड़ रखा है और आधा हमारा गायब है। 10 लाखों का हमारा सामान जब्त हो चुका है, ले गए। किस जगह है तुम्हारा प्लॉट? हमारा है SI मेडिकल हॉस्पिटल के पास, H630 शर्मा मिनरल यहाँ पे। वो पार्टनर चल रहा था सर जी, और जो हमारा जब कब्जा था हमारे पापा के ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली और कह रहे तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारे पास आगे पीछे कौन है, तुम बाहर के रहने वाले, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। वैशाली नगर क्षेत्र में 59 वर्षीय व्यक्ति ने शराब के नशे में तेजाब का सेवन कर लिया, जिससे उसकी जान चली गई। जानकारी के अनुसार मृतक अमर सिंह जाटव चिनाई मिस्त्री का काम करता था। उसने गत देर रात शराब के नशे में तेजाब पी लिया। बाद में सामान्य चिकित्सालय में अमर सिंह ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की 4 संतानें हैं, जिनमें से सभी की शादी हो चुकी है। सर ये अमर नाम है इनका, देवाकरी गांव के रहने वाले हैं और इनका क्या है कि नशे के आदी थे। रात को नशे में और बाथरूम के पास में कच्चा तेजाब वगैरह रखे रहता है, वो पी लिया। उसके कारण से सुबह पता लगा, 4 बजे के आसपास इनको पता लगा घर वालों को, तो इनने फिर पड़ोसियों को भी जगाया, भाइयों को भी जगाया।
भाइयों को भी जगाया तो पता लगा, फिर सुबह 6:30 7-8 बजे के आसपास से हॉस्पिटल लेकर आए। मेरे को पता लगा, मैं भी हॉस्पिटल आया था सर। ये बात है। क्या काम करते हैं? ये मिस्त्री पर काम करते हैं। बच्चे वगैरह? बच्चे भी हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। सबकी शादी होगी? शादी सबकी हुई। शराब कब से पी रहे हैं? मैंने साहब शुरू से ही ऐसे देखे थे, तुम जब मैंने जीते गए। बहरोड एमएलए डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का कहना है कि वे क्षेत्र को शराबियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। शुक्रवार को अनेक स्थानीय लोग शराब की अवैध दुकानों के खिलाफ शिकायत लेकर उनके पास पहुंचे थे। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके बाद डॉक्टर जसवंत सिंह यादव बहरोड स्थित आशीर्वाद मैरिज हॉल में भाजपा की संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने और अलवर लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को भारी मतों से जीत दिलाने का संकल्प लिया गया। वहीं इस अवसर पर भाजपा नेता मोहित यादव, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, प्रभारी संजय नरूका, जिलाध्यक्ष उमेद भाया और पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह आदि की मौजूदगी रही। सरिस्का बाग परियोजना में शुक्रवार सुबह की सफारी के दौरान बाघिन ST9 और बाघ ST22 का पर्यटकों ने दीदार किया। वहीं ये सैलानी रोमांचित नजर आए। बाघ सदर रेंज जंगल में स्थित पानी के कुंड में पानी पीता और अटखेलियां करता हुआ नजर आया। गौरतलब है कि गर्मियां शुरू होने के चलते इन दिनों बाघ जलाशय के आसपास अधिक समय बिताते हैं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नाकेबंदी के दौरान करीब 17 लाख की राशि की जब्त। एक्सप्रेसवे के पिनान नाके पर हुई कार्यवाही। चुनाव के चलते कैश और शराब पर जारी है पैनी नजर। भूपेंद्र यादव ने कहा, मोदी की गारंटी के साथ खड़ा है अलवर। ATL से बातचीत में भरपूर विकास का किया दावा। वहीं अलवर ग्रामीण क्षेत्र में चला सघन जनसंपर्क का दौर। गुड फ्राइडे पर सिर्फ 2 घंटे की OPD से बेहाल हुए मरीज। दवा वितरण काउंटर पर भी लगी लंबी कतार। और मौत पर शोक जताने जाते दंपति की सड़क हादसे में गई जान। सदर थाना क्षेत्र के पापड़ी स्टैंड पर हुआ हादसा। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।